अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं हो क्या रहा है। मैं हूं फैसल अब्बासी, ग्रुप एडिटर 92 न्यूज़। इरशाद अहमद आरिफ सब साथ हैं। शुक्रिया इरशाद साहब, आपका प्रोग्राम में हमें ज्वाइन किया है सदर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन आबिद ज़ुबैरी साहब ने भी। ज़ुबैरी साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। आपसे गुफ्तगू करेंगे। इलेक्शन कमीशन के सेक्रेटरी उमर हमीद ख़ान की तरफ से इंतहाई अहम बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि असम्बली कबल वक्त तहलील हो या वक्त पर, इलेक्शन कमीशन इलेक्शन कराने के लिए तैयार है। लेकिन साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा है कि मुश्तरका मफादात काउंसिल अगर नई मरदमशुमारी की मंजूरी दे देती है तो फिर इलेक्शन करवाने में और नई हल्का बंदियों में 3-4 माह का वक्त मज़ीद लग सकता है। अब एक जानिब उन्होंने क्लियरेंस दी, दूसरी जानिब ये अबहाम भी बरकरार रखा। जो एक डिबेट हो रही है कि जो निगरां हुकूमत है कहीं वो पंजाब और KPK की तरह तूल न पकड़ ले, जबकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून और दीगर इत्तेहादियों को देखते हुए ये लगता है कि इलेक्शन पुरानी मरदमशुमारी के तहत ही जो 90 रोज़ हैं असम्बली तहलील होने के बाद उस दौरान हो जाएंगे। बहरहाल ये पिक्चर कैसे अनफोल्ड होगी, क्या इलेक्शन होंगे वक्त पर या निगरां हुकूमत तूल पकड़ेगी, इस पर कुछ मुफस्सल बात करेंगे। अफसोसनाक वाक़यात पेश आ रहे हैं। दहशतगर्दी का मुबैना तौर पर एक और वाक़या है। ज़िला खैबर है, इसका इलाका बाड़ा है। यहाँ पे दहशतगर्दों की जानिब से मज़मूम कार्रवाई की कोशिश थी, लेकिन पुलिस ने बरवक्त कार्रवाई करते हुए नाकाम बनाया। 2 जो खुदकुश थे मुबैना तौर पर, उनको उड़ा दिया गया। इस अफसोसनाक वाक़े में 3 अहलकार शहीद भी हुए हैं, ज़ख्मी लोग साथ थे। लेकिन अब से कुछ देर पहले जो हैं वो एक और शख्स की शहादत की इत्तला आई तो 3 लोग शहीद हो चुके हैं, 6 ज़ख्मी हैं। ये जो दहशतगर्दी के वाक़यात हैं, इससे पहले आर्मी चीफ भी कह चुके हैं कि जो हमसाया मुल्क हैं उनमें दहशतगर्दों के ठिकाने मौजूद हैं। इन वाक़यात में इजाफ़ा क्यों हो रहा है, इस पर भी कुछ मुफस्सल बात करेंगे। तोशाखाना केस को लेकर आज समात हुई हैं, गवाहों ने बयानात कलमबंद करवा दिए हैं। अब अगली समात में गवाहों पर जिरा की जाएगी। और साथ ही साथ जो इंतहाई अहम मामला है, साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी साबिक वज़ीर आज़म के आज़म ख़ान ने जो स्टेटमेंट दी थी, 164 का बयान कलमबंद करवाया था, उसको लेकर वज़ीर दाखिला ये कहते हैं कि जो PTI चेयरमैन हैं तहक़ीक़ात के दौरान उनकी गिरफ़्तारी भी हो सकती है। इन्हीं तमाम मामलात पे बात करेंगे। इरशाद साहब, एक तो ज़रा ये इलेक्शन कमीशन की स्टेटमेंट मेरी नज़र में तो ये अबहाम क्लियर नहीं हुआ। आप क्या समझते हैं कि ये क्लियर हो चुका है, इलेक्शन असम्बली तहलील होने के बाद 60 से 90 रोज़ में ही होंगे? मेरा ख़्याल है इबहाम अभी मौजूद है, बल्कि आज की जो ब्रीफिंग हुई है जर्नलिस्टों को दी गई है उससे इबहाम थोड़ा सा बढ़ गया है। देखें, इशू ये था पिछले साल जब इस नई हुकूमत आई थी तो इनका कौम से वादा ये था कि हम ज़्यादा से ज़्यादा 60 दिन में कुछ इस्लाहात करेंगे, नैब के मामले में, कुछ इलेक्शन के मामले में, कुछ और चीज़ें हैं, और उसके बाद इलेक्शन करा देंगे। लेकिन पूरा 1.25 साल 1.5 साल हो गया, इलेक्शन की बारी नहीं, बल्कि जिन 2 असम्बलियों के आइनी तौर पर, कानूनी तौर पर, जमहूरी तौर पर, अखलाकी तौर पर इलेक्शन होने चाहिए थे वो भी नहीं होने दिए गए। अब उसके बाद उस वक्त भी ये कहा गया कि जी अब नई मरदमशुमारी होनी है, नई मरदमशुमारी के लिए वक्त चाहिए, तो ये हम मुकम्मल कर लेंगे जुलाई अगस्त तक। अब ये जुलाई ख़त्म होने वाला है और अभी तक मरदमशुमारी का प्रोसेस मुकम्मल नहीं हुआ और उसका नोटिफिकेशन नहीं हुआ। नोटिफिकेशन अगर हो जाता है अगले 10-15 दिन में भी, तो इलेक्शन कमीशन ये कह रहा है कि हमें नई हल्का बंदियों के लिए 3 से 4 माह चाहिए। इसका मतलब ये है कि ये इलेक्शन फिर आगे चले जाते हैं दिसंबर में, जनवरी में, फरवरी में, मार्च में। और जो क्या साराइयाँ हैं, जो शकूक व शुबहात हैं, जो इधर उधर से फैलाई जा रही हैं बातें, वो ये कि जी कुछ लोग नहीं चाहते, ख़ास तौर पर हुक्मरान जमात, एक हुक्मरान जमात के कुछ लोग ये नहीं चाहते कि इलेक्शन मार्च से पहले हों, क्योंकि हमें बहुत सारा अभी होमवर्क करना है। तो ये एक ऐसी गैर आइनी, गैर जमहूरी सोच है जिसके नतीजे में आप आवाम के जो जमहूरी हक़ को डिनाई कर रहे हैं, आइन के तकाज़ों को डिनाई कर रहे हैं, और वो भी टेक्निकल बेसिस पे कि आप अगर मरदमशुमारी वक्त पर नहीं करा सके तो ये आपकी नाअहली है, आवाम का इसमें क्या कसूर है। अगर अब भी नोटिफिकेशन में ताख़ीर हो रही है, ये आपकी नाअहली है। अब बहाना ये बनाया जा रहा है कि MQM जो एक इत्तेहादी जमात है वो कहती है जी जब
मरदमशुमारी हो गई, मौक़िफ़ उसका दुरुस्त है MQM का, लेकिन कल उन्होंने क्लियर कर दिया है। हाँ, लेकिन उन्होंने ये तो नहीं कहा ना कि आप मरदमशुमारी लेट करें और इसकी बेस पे इलेक्शन मुलतवी करें। आप जल्दी जल्दी ये प्रोसेस मुकम्मल करें, हल्का बंदियाँ करें फौरी तौर पर। आज कौन से 21वीं सदी में और 2023 में आपको 4 महीने किस लिए हल्का बंदियों के लिए चाहिए? आज कोई वो है घोड़े दौड़ाने हैं आपने? ज़ाहिर है कंप्यूटराइज दौर है। आप दावा कर रहे हैं कई साल से, हम हर हुकूमत के जी हमने सारा सिस्टम महकमा माल का और बाकी जो है कंप्यूटराइज्ड कर दिया है, और ये कंप्यूटराइज्ड है, नादरा कंप्यूटराइज्ड है, और आप हल्का बंदी 4 महीने आपको चाहिए। तो ये शकूक व शुबात बढ़ रहे हैं और ये मुनासिब नहीं है। मेरा ख्याल है अगर जमहूरियत की दावेदार ये सियासी जमातें हैं तो किसी बहाने भी इलेक्शन मुलतवी होने नहीं चाहिए, ताख़ीर का शिकार नहीं होने चाहिए। बिल्कुल ठीक है, अक्टूबर में हो जाने चाहिए। इस पे भी बिल्कुल हम ज़ुबैरी साहब की तरफ भी जाएंगे, लेकिन इस पे भी ज़रा कमेंट कर दें। जो दहशतगर्दी के वाक़यात हो रहे हैं इंतहाई अफसोसनाक हैं, क्या ये ख़दशा है कि कोई नई लहर आ रही है? देखें, अल्लाह ना करे कि कोई लहर आए। दो प्रॉब्लम है। एक तो ये है कि अफ़गानिस्तान के साथ मामलात जो हैं हम अभी तक ये तय नहीं कर पाए कि उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है और हमारी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। हमारी तरजीहात में दहशतगर्दी मसला नंबर 1 है अगर, तो हमें सबसे पहले उसके साथ निपटना चाहिए। और जो मामलात हम तय कर चुके हैं, दहशतगर्दों को हम शिकस्त दे चुके, जनरल बाजवा साहब के दौर में हम उस जंग को ख़त्म कर चुके, तो अब नए सिरे से एक नई जंग शुरू नहीं होनी चाहिए। और अफ़गानिस्तान में हुकूमत की तब्दीली के बाद तो यहाँ बाकायदा खुशियाँ मनाई गई थी आला तरीन सतह पे, और ये कहा जा रहा था कि एक दोस्त मुल्क वजूद में आ गया, दोस्त मुल्क की दोस्त हुकूमत वजूद में आ गई है। अब उसके बावजूद ये सब कुछ हो रहा है, कौन करा रहा है, क्यों करा रहा है, ये भी एक सवालिया निशान है। तो मेरा ख्याल है अब रियासत को अव्वली तरजीह के तौर पर यह मसला हल करना चाहिए। सियासतदानों के मामलात सियासतदान जाने, लेकिन जो हुकूमत है, खा ये हुकूमत है या सबका हुकूमत ही, हुकूमत का एक फ़र्ज़ ये भी होता है वो सिर्फ़ अपनी सियासी मकासद के लिए नहीं काम कर रही होती। रियासत के अमन को यकीनी बनाना, रियासत की रेट को यकीनी बनाना, रियासत की सलामती को यकीनी बनाना, तो अब उस पर भी कुछ तवज्जो दे देनी चाहिए। ज़ुबैरी साहब की तरफ इरशाद साहब जी बिल्कुल बढ़ते हैं। ज़ुबैरी साहब, जो मामला है साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी साबिक वज़ीर-ए-आज़म के आज़म खान साहब का 164 का बयान, ये बयान सामने आने के बाद बुनियादी सवाल तो ये बनता है, अगर हम इसके मतन को देखें और उसको मद्देनज़र रखते हुए, जो सरकारी दस्तावेज़ है प्राइमरीली उसका मुहाफ़िज़ कौन है? क्या मुंतखब हुकूमती या हुकूमती कोई शख्सियत है या कोई रियासती या सरकारी अफसर है? और अगर इस सारे मामले को देखा जाए तो क्या आज़म खान साहब ख़ुद को मुबर्रा कर सकते हैं, उन पे पार्शली कोई ज़िम्मेदारी आयद होती है या नहीं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया फैसल साहब। पहले तो मैं भी दुआगो हूँ कि अल्लाह उन शहदा को आला जन्नत में आला मुकाम अता फ़रमाए और हमारे मुल्क की हिफाजत फ़रमाए। सुप्रीम कोर्ट बार अपने अफवाज के साथ खड़ी है और शहदा के साथ हम उनके गम में बराबर के शरीक हैं, तो मैं पहले तो उनके लिए दुआगो हूँ। दूसरी बात आपने जो की साइफ़र की देखी है, तो 2-3 चीज़ें मैं आपके तवज्जो दिलाना चाहता हूँ। पहली बात है, मैंने वो स्टेटमेंट, मुझे नहीं पता आपने देखा है, मैंने वो 164 का स्टेटमेंट नहीं देखा जी। मुझे नहीं मालूम कि ये हमारी या आज़म खान साहब ख़ुद अभी मंजर आम पे नज़र नहीं आए। लेकिन 3 चीज़ें जो मैंने कल नोट की उसमें यह थी कि देखिए ये साइफ़र के ऊपर एक स्टे चल रहा था लाहौर हाई कोर्ट का, वो कल 18 तारीख को वो विकेट हुआ कि उन्होंने कहा जी FIA उस पर तहकीक कर सकती है, तफ्तीश कर सकती है। दूसरा फिर इनके ख़िलाफ़ ये 15 पता नहीं 1.5 महीने से गायब थे, एक FIR कटी हुई थी कि इनकी गुमशुदगी की। और दूसरी बात, आज़म खान साहब की तरफ से एक इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक पटिशन भी दाखिल हुई थी उनके घर वालों की तरफ से कि जी उनको बाजियाब कराया जाए। फिर वो उन्होंने सुना है, मुझे बताया गया, मैं नहीं, आप शायद बेहतर जानते हो, कि उन्होंने वो कल उसी तारीख को उन्होंने वो FIR जो वापस ली और कहा कि जी मैं अपने किसी दोस्त के यहाँ था। तीसरी बात जो हुई है कि ये 164 का बयान उनका रिकॉर्ड हुआ उसी दिन, तो ये सारी तीनों चीज़ें हो गई। और फिर हम ये भी सुनने में आया कि जी ये वादा गवाह बन जाएंगे। तो आपने देखा आज से 2-3 हफ्ते पहले एक नए
तरमीमी ऑर्डिनेंस जारी किया गया। जी। उसके अंदर वादा माफ गवाह का एक क्लॉज ऐड किया गया। तो ये सब चीज़ों को आपको अपने साथ रखना चाहिए। देखिए अब आज़म खान साहब ने किस कैपेसिटी में ये 164 का बयान कराया, स्टेटमेंट दिया एज अ विटनेस, या वो किसी केस में एक्यूज्ड हैं और उसके अंदर उन्होंने कन्फेशनल स्टेटमेंट दिया जो 164 का स्कोप है। तो ये चीज़ें अभी मेरे सामने नहीं आई है, न मैंने उसको देखा है। क्योंकि देखिए अगर किसी केस में कोई कन्फेशनल स्टेटमेंट आता है तो एक्यूज जो होता है उसका हक होता है कि वो उस वक्त जब ये कन्फेशनल स्टेटमेंट मैजिस्ट्रेट के यहाँ रिकॉर्ड हो रहा होता है उसको क्रॉस एग्जामिनेशन कर सकता है, उस पर जरा कर सकता है। वो मुझे नहीं पता कि किस केस में। और जो अभी तो सुना है कि FIA इसमें तहकीक करेगी, तफ्तीश करेगी और हो सकता है उसके बाद वो उस पर FIR दर्ज हो। लेकिन क्योंकि आपने देखा, हमें सुना है को 25 तारीख को उन्होंने तलब भी कर लिया इस केस में। ये तो उसकी कानूनी पहलू हो गए। और देखिए फिर मैजिस्ट्रेट साहब का खुद भी कोर्ट में आना पड़ेगा उनको और ये स्टेटमेंट देना पड़ेगा कि ये वॉलंटरी रिकॉर्ड हुआ इनका 164 का बयान, और उसका मैजिस्ट्रेट पे भी आप जिरा करेगा जो एक्यूज का जिसके खिलाफ वो कर रहे होंगे। तीसरी चीज़ जो देखने की इसके अंदर है कि क्या उन्होंने अपने बारे में इसमें क्या क्या, क्योंकि प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे, सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट पोजीशन होती है, उनका क्या रोल था। क्योंकि देखिए साइफर जो एक होता है, अगर ये सीक्रेट डॉक्यूमेंट होता है तो उसके 3-4 लोग ही देख सकते हैं, एक फॉरेन मिनिस्टर, एक प्राइम मिनिस्टर, एक आर्मी चीफ और सदर पाकिस्तान। वो उनको दिया गया, फिर सुनने में आया वो गुम हो गया। तो अब ये देखना होगा, ये चीज़ जो देखनी होगी, जो इन्वेस्टिगेशन होगी अगर वो फेयर होती है तो उसमें ये देखना होगा कि अगर ये गुम हुआ किसकी कस्टडी में था, कहाँ था, किससे गुम हुआ, ये भी एक बात आएगी। और तफ्तीश में ही बात होगी कि और क्या ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट की कोई क्लॉज 5 या सेक्शन 5 या कोई और सेक्शन वायलेट हुआ है जिसकी बिना पे प्रोसिक्यूशन हो सकती है। तो ये सारी चीज़ें अभी देखने की है। जब तक वो स्टेटमेंट हम नहीं देख लेते, आज़म खान साहब खुद आके, और फिर एक बात तो अब ये भी देखना है कि क्या आज़म खान साहब कोर्ट में आके उनका क्या बयान होगा, उस पर स्टिक करेंगे या कहेंगे जी मुझे दबाव के तहत किया। लेकिन जो इंपॉर्टेंट चीज़ इसमें देखने की है कि 1.5 महीने ये कहाँ थे और 1.5 महीने के बाद ये रिकॉर्ड हुआ। तो ये सारी चीज़ें अब होंगी जब ये बात आगे आएगी, तफ्तीश होगी, क्या रिपोर्ट होती है, क्या FIR कटती है, कोर्ट में क्या बात जाती है और नहीं। दूसरी बात है कि उनकी, आपने फरमाया कि क्या उनकी गिरफ्तारी हो सकती है। देखिए नोटिस आया है, नोटिस आता है, नैब का नोटिस आता है, हर एक्यूज के जिसको बुलाया जाता है उसका बुनियादी हक है वो कोर्ट में जाके बेल ले सकता है, प्री अरेस्ट बेल या प्रोटेक्टिव बेल कि जी मैं तफ्तीश के लिए जा रहा हूँ, मुझे तफ्तीश के दौरान अरेस्ट ना किया जाए। तो ये सब चीज़ें देखनी पड़ेंगी जी। क्या आज़म खान की बतौर प्रिंसिपल सेक्रेटरी सिर्फ यही जिम्मेदारी थी जिसका जिक्र उन्होंने अपने इस सोकार स्टेटमेंट में किया है कि जी मैंने उनसे कहा कि इसको पब्लिक भी नहीं करना चाहिए और इसको मिसयूज़ भी नहीं करना चाहिए, और लेकिन खान साहब ने और वज़ीर-ए-आज़म साहब ने मेरी बात नहीं मानी। ये इतनी काफ़ी थी, या उनको अगर उनकी बात नहीं मानी जा रही थी एक प्रिंसिपल सेक्रेटरी की जो एक लिहाज से एडवाइज़र होता है प्राइम मिनिस्टर का, तो उसको कोई नोट लिखना चाहिए था या कहीं रिकॉर्ड पे लानी चाहिए थी कि जी इस साइफर के साथ ये कुछ हो रहा है, जो नहीं लाए वो। जी अच्छा भाई आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। देखें अगर उन्होंने कहा ये सीक्रेट डॉक्यूमेंट है और अगर उसका इतना सीरियस इशू है कि जी उसके ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट की किसी सेक्शन का वायलेशन है, तो एज अ ब्यूरोक्रेट, एज अ सीनियर ब्यूरोक्रेट, प्रिंसिपल सेक्रेटरी उनका काम था इसको समरी बनाते, उस पर लिखते कि जी मैंने ये कहा, आपने ये चीज़ इसको नहीं करनी चाहिए। लेकिन इनका खुद की आजकल एक ऑडियो जो हम सुनने में आ रहा है, जो इन्होंने कन्वर्सेशन है जिसके अंदर ये तो एडवाइस कर रहे हैं उस वक्त के वज़ीर आज़म को कि जी आपको साइफर को किस तरह इस्तेमाल करना है। तो ये भी एक्चुअली देखना होगा क्या उसमें क्या सच्चाई है, वो सही है, गलत है। तो ये सारी चीज़ें अभी है। लेकिन देखिए मैंने स्टेटमेंट नहीं देखा, आपने शायद देखा हो, मैंने नहीं देखा उसमें स्टेटमेंट में क्या है, क्योंकि अभी कहीं डॉक्यूमेंट अवेलेबल नहीं है। सिर्फ अभी सब क्यास आ रही हैं कि उन्होंने ये बात कही, 1.5 महीने के बाद आ गए, उन्होंने अपना रिकॉर्ड करा दिया, FIR वापस ले ली गई और सडनली उन्होंने आके वज़ीर आज़म के खिलाफ स्टेटमेंट दे दिया। देखिए उनके स्टेटमेंट को देखिए, अब आपको पूरे चीज़ों को अदालत में जब बात आएगी, उनके बुकला होंगे, सब कुछ होंगे, वो पूछेंगे इनसे कि आप कहाँ थे, आप प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे, आप कस्टोडियन थे रिकॉर्ड के, अगर बात गुम गई थी या दूसरा बात की थी, आपने कोई मरासला लिखा, आपने कोई डॉक्यूमेंट रिकॉर्ड पे लाए, ये सब चीज़ें देखनी होगी। और क्या आपको 1.5 साल लगा ये बात कहने में कि जी सडनली कि जी वो साइफर की जो बात थी मैंने उनको मना किया था, फिर गुम गया था, ये सारा। तो ये सब चीज़ें आएंगी सामने, तो फिर देखेंगे कि उनका खुद का क्या स्टैंड होता है। और देखिए जो 164 का जो स्टेटमेंट होता है, या तो वो कंप्लीटली
एक्सेप्ट किया जाएगा या रिजेक्ट किया जाएगा। उसके कुछ पीस, ये नहीं हो सकता कि उसके कुछ पोर्शन उठा के उसको कर लें कि जी ये एडमिसिबल है, बाकी नहीं हो सकते। अच्छा, तो जुबैरी ये साहब, सारी चीज़ें कानूनी उसमें नुक्ते में देखी जाएंगी जब ये बात अदालत में आएगी। जी सही है। अच्छा जुबैरी साहब, आपने कहा कि इसके जो कस्टोडियन है प्राइमरीली वो प्रिंसिपल सेक्रेटरी खुद ही थे। अब फॉरेन ऑफिस जब वो इस तरह के मरासले भेजता है तो नॉर्मल प्रैक्टिस यही है कि वो जिन जिन को भेजे जाते हैं उनको सीसी कर दिए जाते हैं या उनकी एक डिस्ट्रीब्यूशन लिस्ट होती है। और ये जो कॉपी इनके पास थी जो प्राइम मिनिस्टर हाउस गई, जो स्टेटमेंट एक है मुबैना, उसके मुताबिक ये लगता है कि ये प्राइम मिनिस्टर साहब वाली कॉपी जो है वो गायब हुई। सवाल ये है कि यहाँ बात ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खिलाफ वर्जी की हो रही है। मुकदमा अगर दर्ज होता है एक मुंतखब नुमाइंदे पे या हुकूमती शख्सियत पे ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट का इत्तलाक किस तरह होता है, और एक रियासती शख्स पे या सरकारी अफसर पे ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट का जो इत्तलाक है वो किस तरह होता है? क्या दोनों में कोई फ़र्क है या सेम ही? हाँ, इसमें मैं इजाफा कर दूं कि ये जो हल्फ वज़ीर आज़म या वज़राए कराम उठाते हैं तो और सदर भी, उसमें एक एक्सेप्शन नज़र आती है कि वो कहते हैं कि जी मैं इसको किसी पर अफशा नहीं करूँगा इल्ला ये कि वो मेरी ड्यूटी का हिस्सा हो। तो ये एक लगता है कि वज़ीर आज़म को या सदर को या वज़राए कराम को एक्सेप्शन भी मिलती है कि उस तरह से सीक्रेट एक्ट उन पर लागू नहीं होता जिस तरह किसी सरकारी मुलाजिम पर लग सकता है। देखिए इसमें दो तीन चीज़ें हैं। अब ये देखना पड़ेगा कि उसकी क्या, एक तो ये किसी को दिखाया नहीं गया। आपने साइफर जो था वो सिर्फ एक नेशनल सिक्योरिटी कमेटी जो होती है उसमें पेश किया गया। वहाँ से उन्होंने एक स्टेटमेंट इशू किया कि हाँ ये जो साइफर था वो इंटरनल अफेयर्स में एक इंटरफेरेंस थी। उस पर फॉरेन ऑफिस को कहा गया डिमार्श दें, जब एक प्रोटेस्ट आप लॉन्च करें अमेरिका के साथ कि जी आपने जो किया ये गलत था। तो ये वहाँ तो डिस्कस हुआ। अब उन्होंने आके लहराया या नहीं लहराया उसका कॉन्सिक्वेंसेस देखने होंगे। क्या आया इसको लहराना या उस पर बात करना, क्या ये ऑफिशियल सीक्रेट्स की बात थी? दूसरी बात, जब आप वजीर आजम होते हैं, एक मिनिस्टर होते हैं, गवर्नर होते हैं, प्रेसिडेंट होते हैं, आपको एक इस्तिस्ना भी हासिल होती है, आपकी प्रोटेक्शन होती है कॉन्स्टिट्यूशन में कि ड्यूरिंग दैट टाइम आपके ऊपर कोई मतलब आपको बहुत सारी एग्जेम्पशंस मिली हुई होती हैं फ्रॉम प्रोसिक्यूशन। तो ये भी देखना होगा कि क्या इस सिचुएशन में, जबकि जजमेंट्स ये हैं कि अगर कोई आप जुर्म करते हैं तो फिर वो प्रोटेक्शन अवेलेबल नहीं होती कॉन्स्टिट्यूशन की। लेकिन ये देखना होगा कि वो वजीर आजम के तब थे तो उन्होंने अगर ये किया तो उसका क्या होगा, वजीर आजम जब वो नहीं थे उन्होंने उस पर बात की उस पर क्या होगा। तो ये सारी कानूनी नुक्ते, जब ये केस अगर वहाँ तक चला, ये आगे गया तो फिर ये सारी उस पर बहस होगी। जी अच्छा, अगर ये केस चलता है तो इसमें फिर पूरी कैबिनेट भी होगी जहां ये डिस्कस हुआ और वहां इसको क्लासिफाई करने का फ़ैसला भी हुआ, पब्लिक करने का फ़ैसला भी हुआ। तो अगर ये केस चलेगा तो पूरी काबीना पे चलेगा या सिर्फ साबिक वज़ीर आज़म और एक हद तक वज़ीर ख़ारिजा? काबीना का अगर काबीना ने कोई फैसला कर लिया इसको डी क्लासीफाई करने का, तो देखना होगा कि जब डी क्लासीफाई कैबिनेट ने फैसला कर दिया तो फिर वो क्या ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट के अंदर कवर हुआ या नहीं। ये भी देखना होगा कि इस तरह के डॉक्यूमेंट को अगर ये मुझे नहीं पता था, आपसे सुन रहा हूँ कि कैबिनेट ने फैसला किया इसको डी क्लासीफाई कर दो, अगर ये बात हुई है तो फिर तो केस की नौयत ही बदल जाती है। जी नहीं, वो इसी बेस पे तो फिर ये स्पीकर को भेजा गया, डिप्टी स्पीकर को भेजा गया, और डिप्टी स्पीकर ने कासिम सूरी ने वो मरासला बतौर कायम मुकाम स्पीकर चीफ जस्टिस को भेजा, सदर ने बतौर प्रेसिडेंट वो सुप्रीम कोर्ट को भेजा, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को भेजा। तो एक सवाल ये भी है कि वो जो सदर का लेटर है चीफ जस्टिस के नाम पे और जनाब डिप्टी स्पीकर का जो उस वक्त कायम मुकाम स्पीकर थे, तो फिर उसकी क्या अहमियत रह जाएगी? देखिए बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, दैट मीन्स कि ये ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट की वायलेशन नहीं हो रही। अगर आप हाईएस्ट ऑफिस है सदर का और सदर वो ख़त भेज रहे हैं चीफ जस्टिस को कि जी आप इस पे एक एक्शन लें, सुमोटो लें या जो भी हो, ताकि इसकी असलियत पता लगे। तो देखिए वो भी चेक, लेकिन देखिए वो पब्लिक में नहीं दिया गया। मैंने अपनी आंखों से नहीं देखा, हो सकता है आपने देखा होगा, मैंने नहीं देखा कि कभी किसी पब्लिक में आया हो या किसी अखबार में वो छपा हो कि जी ये वो साइफर था जिसकी बेसिस पे कहा गया कि गवर्नमेंट को खिलाफ एक मुनज़्ज़म एक मूवमेंट थी, वो की गई या नहीं थी, या वो सच था या नहीं था। ये सारी बातें होंगी, आप सही फरमा रहे हैं। अगर ये बात है कि उन्होंने वहाँ भेज दिया तो ये देखना होगा कि आया केस बनता भी है। अब वो तो इन्वेस्टिगेशन में आएगा, अगर इन्वेस्टिगेशन फेयर होगी तो वो देखेंगे कि जी इन्वेस्टिगेशन में आएगा, ये सारी बातें वहाँ उठेंगी। उसके बाद देखते हैं FIR का मतन क्या होता है, फिर ये अदालत जाएगा, अदालत में इजरा होगी। लेकिन देखिए जो बात है
कि प्रोसिक्यूशन का काम होगा ये साबित करना कि ये कोई जुर्म हुआ है, कि साबिक वजीर आज़म या वजीर आज़म ने ये गलत काम किया, ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट की वायलेशन की, और इस तरह से फिर उन पे जुर्म उनको साबित करना होगा प्रोसिक्यूशन को बियॉन्ड ऑल रीजनेबल डाउट। ठीक है। अच्छा ज़ुबैर साहब, मामला ये है कि अभी तक तो जो लगता है कि 27 मार्च 2022 को जो जलसा हुआ था इस्लामाबाद में, उसमें साबिक वज़ीर-ए-आज़म ने लहराया था और कहा था ये ख़त आया है और ये सारी साजिश है, वो भी एक पहलू है। फिर उसके बाद स्पीकर साहब का भेज देना चीफ जस्टिस को, ये भी एक मामला है। सवाल मेरा आपसे ये है कि स्पीकर साहब ने नहीं भेजा, प्रेसिडेंट ने भेजा था। प्रेसिडेंट साहब ने भेजा था। और देखिए 27 मार्च को अगर वो वजीर आजम थे और उन्हें लहराया था, लहराने से तो जुर्म नहीं हो गया। मैं तो समझ, देखें आपको याद होगा एक तारीख में एक और ख़त भी लहराया गया था, शहीद भुट्टो साहब ने भी, किसिंजर ने जो उनको थ्रेट किया था, उस वक्त के जो फॉरेन सेक्रेटरी थे अमेरिका के, वो उन्होंने पिंडी में एक लहरा के कहा था कि मुझे ये न्यूक्लियर के उस पर मुझे एक थ्रेट दी गई है। तो ये हमारी तारीख के एक हिस्से में एक मुद्दख़ वज़ीर आज़म ने भी एक लहराया था पहले भी। जी बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया आबिद ज़ुबैरी साहब, आपके वक्त का बहुत। सदर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन हमारे साथ मौजूद थे। एक ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद ये जो सूरत हाल है इसमें इस्तेहकाम पाकिस्तान जमात कहाँ खड़ी है, वो क्या सोच रही है, इलेक्शन होते हैं तो क्या वो तैयार हैं, ब्रेक के बाद बात करते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। हमें ज्वाइन किया है इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के रहनुमा मुराद राज साहब ने। मुराद साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। मुराद साहब, हम आएंगे आपकी जमात पे, उसकी तंजीम पे भी, उसकी एक्टिविटीज़ पे भी, लेकिन अभी जो पाकिस्तान में इशू चल रहा है, साबिक वज़ीर आज़म और मौजूदा चेयरमैन PTI, उनको लेकर उनके साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी की एक स्टेटमेंट 164 की आती है और उसकी बेस पे जो इंकशाफात हैं, ये जो उसका मंदरजात सामने आते हैं, उसको देखते हुए तो बड़े होशरुबा ये सारे मामलात हैं। आप लोगों ने जमात छोड़ दी, लेकिन आपको कब पता चला कि जो चेयरमैन PTI हैं वो रियासती इदारों के ख़िलाफ़ कोई गैर मुल्की एजेंडा आगे बढ़ा रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, इसमें मैं आपको ये बताऊं कि जिस तरह के जो चीज़ें होती हैं ना, अगर तो हो रही थी तो वो बड़ी कॉन्फिडेंशियल रखी गई थी और बहुत ही ज़्यादा, मेरे ख्याल से जिस तरह आप देख लें कि जब 9 मई का हुआ तो सब ने, किसी को भी नहीं पता था, मगर एट द सेम टाइम जब आप सोचते हैं कि 250 जगहों पे ये हो गया है, तो जब रैंडम कोई चीज हो तो 10 जगह पे हो जाती है, 20 जगह पे हो जाती है, चले 30 जगह पे हो जाती है, पर 250 जगहों पे तो नहीं होती। सो इसलिए जब इस तरह के ये साइफर वाला भी था, तो साइफर वाला अब इसमें कितनी बात सही है, कितनी नहीं है, ये तो मेरे ख्याल से अब जब तक इसके ऊपर पूरा एक इन्वेस्टिगेशन करके फैसला नहीं आएगा, तब तक कोई भी कुछ नहीं कह सकता। क्योंकि देखें, या तो होना कि चेयरमैन PTI ने कह दिया हो कि नहीं जी, मैं मानता हूं कि ये नहीं था, वो अपनी जगह पे खड़े हैं, आजम खान साहब अपना पॉइंट ऑफ व्यू सामने लेकर आ गए। सो इसलिए अब इन चीजों को तो जब तक इन्वेस्टिगेट नहीं किया जाएगा तब तक किस तरह पता लगेगा क्या चीज ठीक है क्या चीज नहीं है। मगर एट द सेम टाइम इस तरह की स्टेट की चीजें आप ऑब्वियसली, जो इट्स लाइक अ स्टेट सीक्रेट, यू कैन नॉट ब्रिंग इट इन पब्लिक, और आप इसको पब्लिक के सामने नहीं लेकर आ सकते क्योंकि इसके तो बहुत ज्यादा रिपरकशंस हैं। नहीं, आपने जो पार्टी छोड़ने का फ़ैसला किया, जाहिर बात है अचानक तो नहीं किया होगा ना, या तो आपके सामने कुछ हक़ायक़ रखे गए होंगे, कुछ चीज़ें रिवील हुई होंगी और आपने सोचा कि मुझे पार्टी छोड़ देनी चाहिए, या आप पहले से आपका ज़हन तैयार हो होगा, कुछ चीज़ों पर मशकूक होंगे। तो हम आपसे ये सुनना चाहते हैं कि आप पहले से कुछ मामलात में मशकूक थे और 9 मई के बाद आप क्लियर हो गए, या कुछ चीज़ें आपके सामने रखी गई, आपको पता चला कि जनाब ये तो हमारे इल्म में नहीं था और ये कुछ सारा होता रहा है? मैं आपको बताता हूँ इसका। देखें, जब से चेयरमैन PTI जो है, जब लाहौर जमान पाक हुए ना जी, तब से एक कुछ लोगों का ग्रो था, एक पूरा ग्रुप जिसने बिल्कुल टेक ओवर कर लिया जमान पाक को। अच्छा, अब पहला महीना हुआ तो दूसरा महीना गुजरा, तीसरे महीने तक यूं हुआ कि लोगों का अंदर जाना आना बंद हो गया।
हालांकि मैं उस वक्त सिटिंग मिनिस्टर था, जी। तो मुझे भी अंदर जाने में प्रॉब्लम आती थी। मुझे आज तक 15 साल में कभी प्रॉब्लम नहीं हुई थी चेयरमैन पीटीआई को मिलने में। अच्छा और उसके बाद तो इस तरह हो गया कि मेरा अंदर जाना बिल्कुल ही बंद हो गया, अच्छा कि मैं जा ही नहीं सक रहा था, मिल ही नहीं सक रहा था। अच्छा तो जब आप इस तरह की चीजें होते हुए देखते हैं जो कि आपने कभी 15 साल में ना देखी हो, तो आप परेशान होते हैं कि क्या अंदर हो रहा है या क्या नहीं हो रहा, या क्यों आपको ये पहली दफा इसका पार्ट नहीं बनाया जा रहा। तो आप ये सारी परेशान वाली होने वाली बातें हैं। सही। ये नहीं था कि मैं कोई पार्टी के अंदर कोई नया आया हुआ था या पार्टी के अंदर हाँ नहीं involved आप नहीं पर था। तो आप पर तो एतमाद बहुत किया जाता था। यहाँ लाहौर में तो समझा जाता था कि आप राइट हैंड मैन है चेयरमैन के। तो आप सोचें कि ये हुआ इस साल के पहले 6 महीने के 4 महीने के अंदर, 5 महीने के, तो बंदा फिर सोचता है, क्योंकि आप कोशिश जारी रखते हैं। आई मीन हमने कितना टाइम दिया जमान पाक बाहर की जो ड्यूटियां लगी हुई थी, बाकी सब चीजें। आई मीन जब आपने ये सब चीजें की और 15 साल जिंदगी के दिए हों और आपने बिल्कुल अपनी इमोशन के साथ दिए हों, सिर्फ ये नहीं कि आपने दिमाग के साथ दे रहे हैं, आपने अपने दिल से दिए हैं, और आप कहते हैं कि यार ये किस तरह का है कि आज 15 साल के बाद मेरे साथ ये हो रहा है, और एक दफा नहीं, चले एक दफा हो, 2 दफा हो, 3 दफा हो, आई मीन 6 महीने से आपके साथ एक चीज हो रही है ये और आप कह रहे हैं कि ये हो रहा है। ये कौन कौन लोग थे जिन्होंने टेक ओवर किया हुआ था और जो रुकावटें डाल रहे थे? दो चार नाम तो ले। नहीं सर, पॉलिटिकल, मैं भी एक पॉलिटिकल बंदा हूं, सो नाम लेते में अच्छा नहीं लगता। आप सबको पता है, मेरे से ज्यादा आपके पास ये इंफॉर्मेशन है नहीं, हमें तो कि नहीं कौन पता। लोग थे और क्या उन्होंने सिर्फ नुकसान पहुंचाया। मैं सिर्फ आपको ये बता दूं कि आज जहां पीटीआई खड़ी है ना, इन लोगों का इतना बड़ा हाथ है इसके अंदर कि आप सोच भी नहीं सकते। अच्छा, अब वो लोग हैं इर्द गिर्द या अब वो छोड़ गए? कुछ भागे हुए हैं, कुछ छोड़ गए हैं, कुछ इसी तरह मिक्स ही चल रहा है सारा। अच्छा, उनमें से कुछ, मुराद साहब, उनमें से कुछ ऐसे हैं कि जिन्होंने आईपीपी में लॉन्चिंग में आए, फोटो सेशन हुआ और उसके बाद से लेके अब तक वो हाइबरनेशन में हैं। बहुत कदावर लोग हैं जो हाइबरनेशन में हैं और आपकी पार्टी के बैनर तले आके उन्होंने खुद को रजिस्टर्ड करवाया। क्या उनमें वो लोग भी शामिल हैं? और ये एक बड़ी तादाद में लोगों का हाइबरनेशन में चले जाने का या खामोश हो जाने का मकसद क्या है? क्या दे आर नॉट हैप्पीली मैरिड या हैप्पीली कम टूवर्ड्स यू? देखिए फैसल भाई, मैं आपको ये बताऊं कि ये आपका अपना फैसला होता है। मैंने हमेशा फ्रंट फुट पे पॉलिटिक्स की है, मैंने कभी पीछे हट के नहीं की। अगर आप पॉलिटिक्स फ्रंट फुट पे नहीं कर सकते तो आपको नहीं करनी चाहिए। अगर मैंने एक फैसला ले लिया है तो उस फैसले को आपको ओन करना चाहिए। आप ये नहीं कर सकते कि फैसला भी ले लें और फिर घर जाके भी बैठ जाएं और फिर इसलिए फैसला लें कि जी आपने किस वजह से लिया ये उन्हीं को पता होगा। मगर अगर आपने कोई फैसला लिया है तो सोच समझ के लेना चाहिए और उसको ओन करना चाहिए। मैं आपके ख्याल से पिछले 2 साल से मेरे ख्याल से टीवी पे नहीं आ रहा था, मेरे पास नहीं टाइम था। मगर अब मेरे पास टाइम है, तो अगर मैंने एक फैसला लिया है तो मैं उसको ओन करता हूँ। और मैं बैठा हूँ आपके सामने, मैं रोज टीवी पे बैठा होता हूँ। सो इसलिए मेरे ख्याल से जिन्होंने ये फैसला लिया है और उन्होंने घर जाके बैठ गए, आई थिंक ये आपको उनसे सवाल जरूर करना चाहिए। अच्छा, ये फरमाएं कि ये जब सूबाई असम्बली के इलेक्शन होने वाले थे, टिकट तकसीम हुए, तो आप एक इम्पॉर्टेंट आदमी थे तहरीक इंसाफ के, आपको टिकट नहीं मिला, उस पर भी चेमगोएं हो रही थी। वो कोई नाराज़गी थी या कोई और आपको वादा किया गया था कौमी असम्बली का? देखिए, उसमें डिफरेंट चीजें सामने आ रही थी, मगर पूरी एक मुहिम चलाई गई थी मेरे खिलाफ। अच्छा। क्योंकि असल में मैं लोगों के ना गलत काम करता नहीं था। अच्छा। और आपको पता है कि मेरे पास एजुकेशन थी और एजुकेशन में सबसे बड़ी चीज होती है ट्रांसफर्स। ठीक। तो मैंने वो ऑटोमेटेड सिस्टम कर दिया। तो ऑटोमेटेड सिस्टम की वजह से फोन के ऊपर 4 लाख टीचरों को आसानी पैदा हो गई, बजाय कि वो रिश्वतें दें और एमएनए एमपीएस मिनिस्टर्स को ढूंढें और बाकी सब चीजें करते फिरें। तो मैंने एक सिस्टम बना दिया। उसके बाद भी ये लोग चेयरमैन पीटीआई के पास जाते रहते थे सारा वक्त कि जी ये हमारी ट्रांसफर ही नहीं करता, ये नहीं करता, वो नहीं करता। मैंने कहा जी मैं तो नहीं करूंगा, आपकी मर्जी है, अगर करना है तो किसी और के हवाले कर दें। तो ये पूरी एक मुहिम चलाई गई कि ये करप्ट है और ये है। अगर मैं करप्ट था तो मैंने तो जितना टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया अपने डिपार्टमेंट के अंदर
पिछले 4 साल में, मैं चैलेंज करता हूं कि पाकिस्तान में किसी डिपार्टमेंट के अंदर इतनी ऑटोमेशन नहीं हुई होगी जितनी मैंने की थी। 10 अरब रुपया साल का करप्शन का मैंने रोका था, 10 अरब। कभी भी आप मेरे से डिटेल्स लेना चाहें, मैं आपको एक एक डिटेल दे सकता हूं। सो इसलिए ये पूरी एक मुहिम थी जो कि चलाई गई। ये क्रेडिट तो फिर बुज़दार साहब के विजन को भी जाता है ना मुराद साहब? हाँ जी, बुज़दार साहब के विजन को जरूर जाता होगा, मगर बुज़दार साहब का इसमें था कोई नहीं, लेके तो प्रोग्राम सारा मैं आया था। मगर चलें, बुज़दार साहब को भी हम क्रेडिट देते हैं बिल्कुल, क्योंकि उन्होंने मेरा साथ दिया उस वक्त, तो मैं बिल्कुल ये कहूँ जी। अच्छा, पीटीआई से 2 जमातों ने जन्म लिया, एक आपकी जमात है और दूसरी परवेज़ खटक साहब अभी हाल ही में लॉन्च हुए हैं। एक तो ये है कि ये जनाब खटक साहब और जहांगीर साहब दोस्त थे, इकट्ठे रहे, सारा कुछ था, एक ही जमात क्यों ना बन सकी, और क्या अब आपको इत्तेहाद करेंगे? देखिए, एक तो हमने बिल्कुल ये डिसाइड किया हुआ है कि जब भी पार्टी जैसे ही बनी, आपने देखा कि सबने कहा जी कि पता नहीं, नून लीग वाले भी आके शुरू हो गए कि जी ये हमारे साथ हैं, फिर बाकी लोग भी कहना शुरू हो गए जी कि किसी के साथ इत्तेहाद होगा। ऐसी कोई चीज नहीं है। देखिए, 2 चीजें होती हैं। एक होती है जब इलेक्शन आता है तो आप इलेक्शन से पहले, बिल्कुल पहले किसी के साथ कोई सीट एडजस्टमेंट करते हैं। दूसरी चीज क्या होती है, इलेक्शन के फौरन बाद हुकूमत बनाने के लिए आपको एडजस्टमेंट करते हैं। सो इसलिए अभी जब इलेक्शन अनाउंस नहीं हुए, अभी इलेक्शंस का होपफुली नवंबर में हो या अक्टूबर में हो, जब भी होने हैं, तो ये चीजें जो है वो मैं आपको बताऊं कि इलेक्शन के बहुत करीब जाके सेटल होती हैं अगर हो। इस वक्त तो हम बिल्कुल एक इंडिपेंडेंट पार्टी हैं और इंशाल्लाह ताला भरपूर इलेक्शन लड़ेंगे। अच्छा, कैसे, यही सवाल है मेरा मुराद साहब कि भरपूर इलेक्शन कैसे लड़ेंगे? अभी तक तंजीम को भी आपने इस्टेब्लिश करना है, कारकुन भी लाने हैं, मोबिलाइज करना है, पब्लिक पार शो भी करने हैं, और टाइम तो फिर 90 दिन है या ज़्यादा से ज़्यादा 100-120 दिन बचते हैं। इतने शॉर्ट इंटरवल में कैसे आप भरपूर इलेक्शन लड़ेंगे? वो जमातें, पीपल्स पार्टी, नून लीग 50-50 साल से, पीपल्स पार्टी 50 साल से भी ज़्यादा की है, उनसे कैसे मुकाबला करेंगे आप? कोई बड़ी सिंपल सी एग्जांपल देता हूँ, मैं अपने हल्के की देता हूँ, लाहौर में। आप सोचें कि जब मैंने पार्टी ज्वाइन की, उसके बाद से जितने मेरे कोऑर्डिनेटर्स थे, जितने लोग थे जो मेरे साथ काम करते थे पिछले 15 साल से, मेजॉरिटी ने मुझे कांटेक्ट किया कि जी हमने आपको ज्वाइन किया। अच्छा, अब आप देखें कि मेजॉरिटी ने, मैं आपको बता रहा हूं कि मेजॉरिटी ने मुझे कहा कि हमने आपको ज्वाइन करना। मेरी सबसे मुलाकात भी हो गई, सब ने कहा जी हमने आपके साथ चलना है। मैं आपको एक चीज बताऊं, जो आपका अपना पर्सनल रिलेशनशिप होता है ना अपने हल्के वालों के साथ, वो कभी भी चेंज नहीं होता। अगर आपने वो ठीक रखा है, आपने अपने हल्के की खिदमत की है, आपने वहां पे हाजिरी रखी है, आपने वहां पे गए हैं, आप लोगों के काम किए हैं आपने, जो कि मैं 15 साल से वहां पे अपने हल्के में हूँ। 2 दफा अल्लाह ताला ने मौका दिया इलेक्ट होने का। सो इसलिए मैं समझता हूं कि वो लोग आपके साथ चलते हैं। सो इसलिए अगर आप कहें कि जी पूरी तंजीम नहीं बनानी पड़ेगी, नहीं, हर एक ने अपनी सीट का, अपने हल्के का ख्याल रखना है और वहां से बात शुरू होनी। अच्छा, ये फरमाएं कि सियासी जमात जब इलेक्शन में जाती है तो ज़ाहिर है उसके पास एक इंतखाबी नारा होता है, एक नैरेटिव होता है। नून लीग का एक नैरेटिव है, पीपल्स पार्टी का एक नैरेटिव है, पीटीआई का एक नैरेटिव है। आप 15 साल, उससे पहले लोग 20 साल 25 साल तक वही बात आगे चलाते रहे करप्शन के ख़िलाफ़। अब तहरीक आईपीपी ने क्या तय किया है कि कौन सा नारा लेकर आप आगे बढ़ेंगे, अवाम को अटैक करेंगे, इंतखाब लड़ेंगे? देखिए, इस पे इस वक्त भी काम हो रहा है। आई थिंक विद इन 1 वीक तक ना, क्योंकि हमने कहा था कि कैंपेन से बिल्कुल पहले, क्योंकि हमने वो पॉइंट्स तकरीबन फाइनल कर लिए हैं, जिसमें बैठ के हमारी काफी मीटिंग्स हो चुकी नहीं है, और वो आपके सामने इंशाल्लाह ताला अगले हफ्ते, 10 दिन में, नहीं तो मैक्सिमम 2 हफ्ते के अंदर वो सारी चीजें सामने आ जाएंगी। क्योंकि देखिए, एट द एंड ऑफ द डे क्या करना है आपने? एट द एंड ऑफ द डे मुल्क की बेहतरी करनी है ना, लोगों की बेहतरी करनी है। अब सब मुझे कहते हैं जी कि आप दूसरी पार्टी में आ गए। अच्छा, अब जो मैं बेहतरी लोगों की पहले कर रहा था एज ए मिनिस्टर या एज एन एमपीए, तो मैं पार्टी चेंज करके वो अपना, मेरा परसेप्शन तो नहीं चेंज हो जाएगा ना, या मेरी जद्दोजहद तो नहीं चेंज हो जाएगी, या मेरी जो सैक्रिफाइसेस हैं वो तो नहीं चेंज हो जाएंगी, या जो मैं अपने हल्के के लोगों के लिए या पंजाब के लोगों के लिए करना चाहता हूं वो तो कभी भी नहीं बदलेगा। माइंडसेट तो मेरा वही रहेगा।
सो इंशाअल्लाह ताला देखें, अल्लाह ताला बेहतरी करेगा। नहीं, आप 15 साल तक तो ये नारा लगाते रहे ना, करप्शन का खात्मा करना है, तो तब्दीली का, नया पाकिस्तान लाना है, करप्शन फ्री पाकिस्तान लाना है, तो क्या आपके मद्देनजर अब भी वही है? नहीं, देखिए वो तो एक चीज है ही है, जो करप्ट है वो भी यही कहते हैं, जो करप्ट नहीं है वो भी यही कहते हैं, मगर मोस्टली मेरे ख्याल से सारे करप्ट ही हैं, सो इसलिए बड़े कम लोग हैं जो कि करप्ट नहीं है। मगर नून लीग भी यही नारा मारती है, पीपल्स पार्टी भी नारा मारती है, पीटीआई भी, सारे ही मारते हैं ये नारे, मगर एट द एंड ऑफ द डे आपने देखा है कि जो करप्शन का इस मुल्क के अंदर हाल है वो तो उसका कोई मुकाबला ही नहीं है। सो एट द एंड ऑफ द डे आप मेरे ख्याल से करप्शन का तो एक बिल्कुल एक बनता है, मगर ज्यादा जरूरी ये है कि लोगों की बेहतरी कैसे हो सकती है। आई मीन लोगों को जो मुश्किलात आ रही है इस वक्त, आम आदमी दाल खरीद के नहीं खा सकता, गोश्त या मुर्गी को तो भूल जाए। आई मीन आप देख लें जो पेट्रोल की प्रॉब्लम अगले 2-3 दिन के अंदर आने लगी है। आई मीन इस तरह जो आम आदमी की जिंदगी में मुश्किलात है, आम आदमी को ये नहीं समझ आ रहा कि मैं ज्यादा अपने घर के लिए खाने की चीजें लेकर आऊं कि बच्चों की फीस दूं। आई मीन इतने प्रॉब्लम्स बढ़ गए हैं लोगों के, मेरे ख्याल से इस वक्त उस आम आदमी का जो मसला है वो नंबर 1 प्रायोरिटी होनी चाहिए। डॉलर की वजह से कहां पहुंच गया है इकोनॉमी जो है, हम अपना डेट तक रिस्केड्यूल नहीं कर सक रहे। लेकिन नंबर 1 चीज मैं आपको बताऊं कि हम प्रॉब्लम में से किस तरह निकल सकते हैं। हम जब तक अपना पाकिस्तान का जो डेट है ना, जो हमारे कर्जे हैं, जब तक हम उनको रिस्केड्यूल नहीं करेंगे तब तक हमारी प्रॉब्लम्स कभी सॉल्व नहीं होंगी। आप पैसे लेते रहेंगे लोगों से, आप वो किस्तें देते जाएंगे वापस, आप उसी दलदल में फंसे रहेंगे, आप उस दलदल में से कभी भी नहीं निकल सकेंगे। जब तक बैठ के पाकिस्तान की लीडरशिप और एस्टैब्लिशमेंट बैठ के इस मसले का हल नहीं निकालेगी कि पाकिस्तान का डेट जो है उसको रिस्केड्यूल किया जाए, तब तक हालात कभी बेहतर नहीं होंगे। जी ठीक, बहुत शुक्रिया मुराद रज़ा साहब, इस्तेकाम पाकिस्तान के रहनुमा हमारे साथ मौजूद थे। एक ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका खैर मकदम करते हैं। इरशाद साहब, सहाफ़त में अमूमी तौर पे ज़राए डिस्क्लोज़ नहीं किए जाते, लेकिन बाज़ ज़राए ऐसे होते हैं कि वो मुसद्दिक़ा तौर पे उनके गैर मुस्तनद होने पे मोहर सब्त हो जाती है। और ऐसे ही कुछ ज़राए हैं जो ये कहते हैं कि नवाज़ शरीफ चंद हफ्तों में पाकिस्तान रवाना हो जाएंगे। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि वो गैर मुस्तनद हैं या मोहर सब्त हो गई है कि आप पिछले एटलीस्ट 2-2.5 साल से तो हम सुन रहे हैं कि अगले हफ्ते अगस्त में, अक्टूबर में, और बिलखुसूस शायद खकान अब्बासी साहब ने बड़ी प्यारी एक इंटरव्यू में बात की कि ये तो जावेद लतीफ़ साहब भी बता सकते हैं कि वो कब आ रहे हैं। बहरहाल खबर अभी भी मेरे सामने है। इसका मतलब है कि शायद खकान अब्बासी के ख्याल में जावेद लतीफ़ साहब भी एक मुस्तनद ज़रिया हैं जो बताने की, जो हमेशा तस्दीक में तरदीद करते हैं। सवाल ये है कि नून लीग जो प्लान कर रही है उसमें जो स्लोगन है इलेक्शन का, अभी हम मुराद राज साहब से भी पूछ रहे थे, वज़ीर आज़म नवाज़ शरीफ उनका स्लोगन होगा जी। इन प्रिंसिपल अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन एंड लीगल ऑब्लिगेशन नवाज़ शरीफ इलेक्शन कंटेस्ट नहीं कर सकते, लेकिन सियासी तौर पे ये नारा जानदार है। वज़ीर आज़म नवाज़ शरीफ लोगों को साथ मिलाएगा, और इस नारे को लीड कौन करेगा अगर नवाज़ शरीफ नहीं आते? नहीं, इसका मतलब है कि वोट को इज्जत दो का जो नारा था वो तर्क कर दिया है, या वोट को इज्जत मिल गई है, या वोट को इज्जत मिल गई है, यही हो सकता है ना। अच्छा, वज़ीर आज़म नवाज़ शरीफ तो एक मुबहम सी बात है। वज़ीर आज़म नवाज़ शरीफ क्या मतलब है वज़ीर आज़म के वो उम्मीदवार हो सकते हैं। वज़ीर आज़म यानी सिर्फ नारा लगाने से वज़ीर आज़म नहीं बन जाएंगे ना, उसके कुछ तकाज़े हैं जो उन्हें पूरे करने होंगे। नहीं, वो तो पीपल्स पार्टी आज तक कहती है वज़ीर आज़म बेनज़ीर। नहीं, वो कहना और चीज़ है, वो वज़ीर आज़म वो तो गुजर गई ना। भी कहना ही है, मतलब है नहीं, उस नारे की बुनियाद पर तो इलेक्शन नहीं जीत रहे ना, वो नहीं जीत रहे, बिल्कुल सही है, हकीकी नहीं है। इस नारे पर इलेक्शन तो नहीं जीता जा सकता, या लोगों को मोबिलाइज नहीं किया जा सकता, या लोगों को में कशिश नहीं पैदा की जा सकती कि चूँकि वज़ीर आज़म नवाज़ शरीफ नारा लग गया है तो इसलिए अब सारे जाके वोट दे के आ जाओ।
पहले एक दौर में वो डेवलपमेंट को, तरक्याती कामों को, कारकर्दगी को अपना नारा जी बनाते थे और मुस्लिम लीग नून को उसका फ़ायदा हुआ है। ज़ाहिर बात है, ये मोटरवे की बात अगर होगी, सड़कों की बात होगी, फ्लाईओवर्स की बात होगी तो ठीक है, अट्रैक्शन है लोगों में। रोज़गार की बात होगी, बिजली लोड शेडिंग कम करने की, ख़त्म करने की बात होगी, बिल्कुल है। लोगों की कशिश है ना जी। लेकिन इसका मतलब ये है कि मुस्लिम लीग नून ने ये तय कर लिया है कि अपनी कारकर्दगी ऐसी अब नहीं है जो पहले थी, उसको भी अब कैश नहीं कराया। यानी शहबाज शरीफ साहब की कारकर्दगी नहीं है जी, जो है वो वर्षा है नवाज शरीफ का पड़ा हुआ और उसी को कैश करवाएंगे। एक बात। और दूसरा ये है कि जो तकाजे हैं वो भी शायद पूरे होते नज़र नहीं आ रहे। अगर ये उनकी जो प्री कंडीशन वो पूरी होती हैं तो वो आने के लिए बिल्कुल तैयार बैठे हुए हैं। लेकिन वो आएँ और वो जेल चले जाएं और उसके बाद फिर केस चलना शुरू हो जाए, क्योंकि उनको सज़ा हो चुकी है, उनकी अपीलें हैं सज़ाओं की, उसके लिए बहरहाल एक प्रोसेस तो उनको करना पड़ेगा, भुगतना पड़ेगा। अच्छा, तो इसलिए उनका जो मामला है ना, एक तो ये अटका हुआ है। दूसरा जो मेरी इतलात हैं वो ये हैं कि मौजूदा सेटअप से, ये मैं सिर्फ पॉलिटिकल सेटअप की नहीं बात कर रहा, ओवरऑल जो सेटअप है पाकिस्तान का, और जिसमें शहबाज शरीफ साहब की वजारत उज़्मा भी शामिल है और इलेक्शन का ऐलान भी शामिल है, वो उससे मुतमईन नहीं है। वो ये समझते हैं कि अभी तक मुझे लेवल प्लेइंग फील्ड मुझे नहीं दी जा रही और मेरे लिए रास्ता साफ नहीं है। अगरचे मेरे भाई की हुकूमत है, अगरचे मेरे सारे जो मुकल्लदीन हैं, पैरोकार हैं, वो वजारतों में बैठे हुए हैं, अगरचे मेरे मुखालिफिन का नातका बंद कर दिया गया है या मेरे मुखालिफ का नातका बंद कर दिया गया है, लेकिन मेरे लिए हालात साजगार नहीं हैं। और जब उनको ये यकीन दहानी कराई जाएगी कि हालात साजगार हैं और उन्हें यकीन आ जाएगा, उस वक्त वो फिर मुल्क में आएंगे। अच्छा, प्रोग्राम का टाइम खत्म हो गया। बहुत शुक्रिया आपका, आज के प्रोग्राम से इतनी इजाज़त दीजिए।